Welcome back, students. Let's move ahead, and we have stopped the last video at transportation system, and we were learning about how the heart functions. Okay, all the impure blood means what? The CO2 rich blood from the upper body part is collected in larger vein, that is superior vena cava. All the deoxygenated blood means CO2 rich blood from the lower body part means below the shoulder is collected into inferior vena cava. Now these two bring those impure blood into the right atrium or right auricle. From there it goes into right ventricle through a valve, tricuspid valve, control करता है movement को ये. And from here this right ventricle through the help of pulmonary artery takes it to lungs. ये पीछे है, ठीक है, हार्ट के पीछे होता है, तो ये यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है. अंदर गोज़ टू लंग्स, और वहाँ पे इसका क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है सांस में जो हम छोड़ते हैं, और अंदर हम O2 लेते हैं, तो O2 दैट गेट्स मिक्सड हियर एंड थ्रू पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, एंड फ्रॉम देयर इट गोज़ टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देयर मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग. एंड from here it is pumped into the body by a big artery that is called aorta. सीक्वेंस में है, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान में रखो. यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेशन हुआ, प्योर हो गया, मतलब वापस आया यहाँ, और यहाँ से वेंट्रिकल, और फिर सारी जगह एओर्टा में, और यहाँ से ही छोटे छोटे आर्टरीज निकलते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि बाइकस्पिड वॉल्व है, उसी को हम लोग मिट्रल वॉल्व बोलते हैं. सर्कुलर इन ह्यूमंस इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट में ब्लड जो है 2 टाइम जाता है. देखिए यहाँ पे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब CO2 रिच ब्लड पहली बार आया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ सारा, फिर ये गया कहाँ, लंग्स में, और फिर यहाँ पे वापस आया. तो हार्ट में एक बार यहाँ पे आया और एक यहाँ, तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस. ठीक है, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, passes to lungs, and then oxygenated blood from lung comes to heart and passes to different body parts. ठीक है, different chambers ensure that there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ये चैम्बर सिस्टम से फ़ायदा है. देखो, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ से गया लंग्स में, लंग्स से वापस आया, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड. अब इनके बीच में क्या है, सेपरेशन है, यहाँ भी सेपरेशन है, तो कोई भी चैम्बर का ब्लड जो है मिक्स नहीं हो रहा है. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था, वो मिक्स नहीं हो रहा है किससे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से. तो ये हेल्प करता है ऐसे एनिमल्स में जिनकी बॉडी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. जब ब्लड में O2 मिक्स होता है तो ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. इससे क्या होगा, पूरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. CO2 इज़ मच कोल्डर दैन व्हाट, O2. तो CO2 जब ब्लड में मिक्सड होता है तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है. ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग मैमल्स एंड द बर्ड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा काम धंधा करते रहते हैं, बर्ड्स भी उड़ते रहते हैं, तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है. तो उसके लिए हाई टेम्परेचर होना बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो उसके लिए ही ये चैम्बर सिस्टम है. चैम्बर सिस्टम होने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग नहीं हो पाता है. दिस इंश्योर्स दैट एनर्जी एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर कम्प्लीटली मेट और कॉन्स्टेंटली मेट. हमेशा जितनी ज़रूरत है तब मिल रही है. बर्ड्स एंड मैमल्स को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, होम्योथर्म्स. मतलब ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाहर टेम्परेचर क्या है. जैसे कि हम लोग ही हैं, हमारी बॉडी का इन जनरल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे वो ठंड का दिन हो या गर्मी का दिन हो. हमारा बाहर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 5 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा. हो सकता है 37 है तो 35 हो जाए, 34 हो जाए. तो 34 से 37 तक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. कहने का मतलब है, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट वी आर एबल टू कम्प्लीटली मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. सो वी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होम्योथर्म. होम्यो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर. उसी तरीके से दूसरे होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह, मतलब फ्रॉग्स, स्नैक्स वगैरह, ये सब. ठीक है, इन सब के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये ह्यूमंस की तरह ही. ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, 1 2 होता है, नीचे 3 होता है, ये इनके बीच में सेपरेशन नहीं होता है. तो उसमें क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगी, और ये लोग कहलाते हैं
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि इनमें टेम्परेचर मतलब O2 और CO2 मिक्स हो गया तो थोड़ा टेम्परेचर नीचे आएगा ही। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम पाइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइकिलोथर्म्स। ठीक है। उसी तरीके से फिशेस होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं और इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो इनका भी बढ़ा, घटा तो इनका भी घटा। सो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दिस 3 आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पाइकिलोथर्म्स। बर्ड्स एंड द मैमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड होम्योथर्म्स। ये जिन लोगों को NEET वगैरह देना हो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपके +2 एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली आते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, NEET या स्टेट लेवल जो कुछ भी आप दो। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। हम लोग बार बार रिपीट किए हैं एक ऑर्गन का नाम, जिससे कि ये क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या था वो? स्टोमेटा लेंटिसेल्स, याद है? तो उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। उसके अलावा ये जो मिनरल्स, वाटर, ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब भी सिर्फ डिफ्यूजन से मूव नहीं करते। जैसे कि ये प्लांट है अगर और ये उसका रूट वगैरह है, तो नीचे से पानी है अगर, तो ये रूट्स तो एब्जॉर्ब करते हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। लेकिन सिर्फ डिफ्यूजन से ही उतने लंबे प्लांट में पानी नहीं जा सकता है ऊपर तक। तो उसके लिए एक और प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। मतलब लीव्स वगैरह जो हैं उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, पानी लूज़ होता है। ठीक है, तो पानी जब लूज़ होता है तो क्या होगा, वहाँ पानी कमी होगी, तो यहाँ से जो ज़्यादा पानी है वो क्या होगा, मूव करेगा। तो ये मूव करने के कारण ऐसे ही, तो फिर यहाँ कमी हो जाएगी, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ से, इसी तरीके से क्या हो जाता है, एक चेन बन जाता है। इसी को बोला जाता है कैपिलैरिटी। और ये क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ से स्टोमेटा से वाटर का लॉस हुआ था। तो दैट लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन भी रिस्पॉन्सिबल एक फोर्स है जिससे कि पानी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है इन प्लांट्स के केस में। क्योंकि प्लांट्स की लेंथ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। सिर्फ छोटे प्लांट्स थोड़ी होते हैं, बड़े प्लांट्स भी होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस हेल्प करता है पानी को ऊपर खींचने में। ठीक है, अब प्लांट्स जो होते हैं इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो इसी कारण ये स्लो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपायरेशन क्या ऐसा नहीं है ना कि बहुत तेज़ी में पानी लॉस हुआ यहाँ पे तो बहुत तेज़ी में पानी ऊपर भागता है, ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे चढ़ता होगा वो। क्योंकि क्या है, स्टोमेटा छोटा सा होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो लॉस होता है एनवायरनमेंट में, वाइपर बन के निकलता है। तो ये इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या हैं, डेड सेल्स है। तो इनके अंदर स्लो ट्रांसपोर्ट मेथड अगर है तो वो चलता है। पानी वगैरह मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। और फूड वगैरह जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह में सिंथेसाइज होते हैं या ग्रीन पार्ट्स में, वो सारे पार्ट्स में जाते हैं, वो क्या होता है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, कभी ऊपर से नीचे नहीं आता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। लेकिन फ्लोएम क्या है, यहाँ पे मान लो लीव्स में सिंथेसाइज हुआ, उसके ऊपर जो लीव्स है तो अब दूसरा पार्ट है तो उसमें भी जाता है, नीचे भी आता है। तो इसको बोलते हैं फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है सिंथेसिस के बाद, दैट इज़ बाई डायरेक्शनल। और ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। वही देखना, थोड़ा सा देख लीजिए। जाइलम हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। जाइलम्स में 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वेसल्स, ट्रैकिट्स, और इसके अलावा होता है फाइबर्स और फ्लोएम। मतलब जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फाइबर्स। तो ये सपोर्ट देने का काम करता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये दोनों होते हैं, जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स। तो सॉल्ट्स, मिनरल्स ये जो होते हैं रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, पहले डिफ्यूजन से होते हैं, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब थोड़ी एनर्जी भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, या एक्टिव अपटेक का मतलब एनर्जी का लॉस करना फिर उसको ले लेना। तो पानी जब रूट्स एब्जॉर्ब करता है तो वो कुछ एनर्जी खर्च करता है। तो ऐसे प्रोसेस जहाँ एनर्जी खर्च होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपटेक हो रहा है, पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव अपटेक। ठीक है, रूट्स लिया उसने, इससे क्या होता है, अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है। मतलब नीचे पानी में जो मतलब ज़मीन क्या है वहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रूट्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इधर का वाटर मूव करता है। ठीक है, वाटर मूव करता है और वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है और अंदर चला जाता है, उसे ले लेता है। ठीक है, उसके बाद तो ये एक प्रोसेस हुआ डिफ्यूज़न प्लस एक्टिव अपटेक। फिर मैंने जो बताया ट्रांसपायरेशन का, ऊपर से लॉस होता है वाटर वेपर का,
तो फिर जहाँ कब ज़्यादा होता है वहाँ से उसकी तरफ मूव करता है, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ से, तो क्या एक चेन बन जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी चेन। तो ये डिफ्यूजन एंड एक्टिव प्रोसेस के अलावा ट्रांसपायरेशन भी एक वे है जिससे कि नीचे से पानी का अपटेक ज़्यादा होता है, मतलब खींचता रहता है वो, ठीक है। मैंने उसी चीज़ को लिखा, बट दिस प्रेशर क्रिएटेड बाई वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स, जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, इज़ नॉट एनफ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल्स टू द लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़ी लार्ज डिस्टेंस तक। द ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल ओवरकम दिस पॉसिबल। ऊपर जो खिंच रहा है, पुल हो रहा है, उसी को ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा, एक बार रीडिंग डालोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे होता है फिर से रिपीट कर लेना, लिख दिया है मैंने। इवेपोरेशन या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल प्लांट, एरियल मीन्स ऊपर के पार्ट से, मतलब रूट का नहीं, ऊपर के पार्ट से। फोकस फोकस फोकस, ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना। अब जब मूव करता है तो क्या हो जाता है, ये लॉस ऑफ वाटर होता है। दिस क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन लीव्स एंड जाइलम, ठीक है। पानी की कमी होती है तो जाइलम से वाटर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेट से लो कॉन्सेंट्रेट, मतलब जाइलम से लीफ की तरफ मूव करता है। अब यही चीज़ प्रोसेस नीचे तक चलता रहेगा और रूट से पानी एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस होता रहता है। दिस क्रिएट्स एडिशनल प्रेशर एंड देन पुल्स वाटर फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से पुल करेगा। तो जैसे ही ज़्यादा ऊपर पानी खिंचता जाएगा, मोर एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स। दिस कंटिन्यूस वाटर कॉल्यूम इज मेंटेन, इसको कैपिलैरिटी बोला जाता है। रूट प्रेशर इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन नाइट व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा कब होता है, दिन में ही खुला रहता है, रात में बंद हो जाता है। तो रात में जब बंद हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन पुल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस केस में रूट प्रेशर ही है जो मोर प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऊपर फेंका जा सके। क्योंकि उस समय पुल क्रिएट नहीं हो पाएगा ट्रांसपायरेशन के कारण, लाइट है ही नहीं, लाइट नहीं है तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो स्टोमेटा से इवेपोरेशन जो हो रहा था वो हो ही नहीं पाएगा। तो रात के टाइम पे ही इसी कारण रूट प्रेशर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज्ड है, कोई ट्रांसपायरेशन हो नहीं पाएगा। दिस इज़ अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। नाउ वी हैव टू सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी फूड वगैरह के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड, जो कुछ भी होते हैं, ये सीप ट्यूब्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं। इस फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के भी, ठीक है, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, सीप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फाइबर्स, मतलब फ्लोएम फाइबर्स, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये दोनों फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सीप ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स ये सपोर्ट देता है और ये फूड को स्टोर करता है खुद फ्लोएम के लिए, ठीक है। तो आई रिटन फूड जो भी होता है, ग्लूकोज सुक्रोज जो भी सिंथेसाइज होता है, एक्टिवली टेकन अप बाई कॉम्पेनियन सेल्स, मतलब लीव्स के अंदर जो फ्लोएम के कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं वो एक्टिवली ले लेता है, मतलब एनर्जी थोड़ा लूज करता है और फूड को अपने में स्टोर कर लेता है। अब ये करने के कारण क्या होता है, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़े। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है किसी मिनरल या सॉलिड चीज़ों को कि ये मतलब किसी सिस्टम में सॉलिड चीज़ों के प्रेजेंस के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा और बढ़ाएंगे ये हम लोग क्लास 11 में ज़्यादा होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, इसके कारण उसमें पानी का मूवमेंट होता है। तो पानी का मूवमेंट जैसे ही होता है वो खाने को क्या करता है, पुश करना शुरू करता है, धक्का देना शुरू करता है। तो दिस एंट्री ऑफ वाटर फोर्सेस द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। लीव्स है, खाना सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज करने के बाद वो सीप ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स में मूव कर जाता है। जैसे ही वहाँ पे मूव किया, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, पानी कम हो गया, तो पानी यहाँ अगर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ मूव करता है हाई से लो की तरफ। अब जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑलरेडी खाना है, पानी आएगा तो उसको फोर्स देगा, ठीक है, फोर्स क्रिएट करता है जिससे कि वो मूव करना शुरू करता है। यही है जो दिस ट्रांसपोर्ट द फूड सिंथेसाइज डिफरेंट प्लांट पार्ट्स पे। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स थ्रू फ्लोएम, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और जो रूल, ये जो रूल है, जो हाइपोथेसिस है, इसको बोला जाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस। The mass flow hypothesis regulates the transport of food, and the transport of food is called translocation, and this is done through phloem। कैसे, लीव्स में फूड बना,
लीफ से वो मूव कर जाता है बनने के बाद कंपेनियन सेल्स में, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर बन जाता है। सॉलिड चीज़ ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, क्योंकि इसमें सॉलिड चीज़ मूव किया खाना, तो पानी हाई से लो की तरफ मूव करता है। फिर यहाँ पे जैसे ही आता है पानी, यहाँ पे फोर्स क्रिएट होता है, वो फूड को मूव करने में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो दिस इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट इज़ द एक्सक्रीशन प्रोसेस, मतलब रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। हम लोग की बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो सब क्या होता है, वेस्ट इकट्ठा होता है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो टॉक्सिक हो जाएंगे। सो दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वेस्ट जो होते हैं उनको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं अनवांटेड। खास करके यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया, ये तो होते ही हैं। तो ये सब के सब क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। तो दैट रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। सब लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक डिफरेंट मेथड्स टू एक्सक्रीट। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली अपने बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे अमीबा मैंने बताया था, ऐसा बॉडी सरफेस होता है, उसका खाना लेता है, अंदर डाइजेशन करता है, और जो बचा रेसिड्यूअल बॉडीज़ वो वापस फेंक देता है इसी चीज़ से। तो किससे गया? बॉडी सरफेस से ही गया, ठीक है। अर्थवॉर्म होता है, इनके अंदर एक स्पेशल सेल्स होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म? तो आप क्या बोलोगे? नेफ्रीडिया। उसी तरीके से फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर फ्लेम सेल्स बोलते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। कॉकरोच होता है, मेलपीजियन टिब्यूल्स, क्या? मेलपीजियन टिब्यूल्स। और स्नेल, ग्रीन ग्लैंड्स, क्या? ग्रीन ग्लैंड्स। कहने का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, जिससे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है? नेफ्रीडिया। फ्लैटवॉर्म में प्रोटोनेफ्रीडिया है, फ्लेम सेल्स। कॉकरोच में मेलपीजियन टिब्यूल्स, एंड स्नेल्स में ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। हमें मोस्टली फोकस करना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, सबसे पहला किडनी है जो यूरिन को बनाता है। यूरिन जब किडनी बनाता है तो कहाँ जाता है? यूरेटर के में एंटर करता है, और यूरेटर सारी यूरिन को कहाँ इकट्ठा करता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और वो फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चारों मिलके हमारे सिस्टम में क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो, ये मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये किडनी है, ठीक है। किडनी, जस्ट गाइस, ये किडनी है। ये फ़िल्टर करता है जो चीज़ें ब्लड इसके पास जब आती हैं, तो यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है, और फालतू चीज़ें जिसको हम यूरिन बोलते हैं उसको रिलीज़ करता है। तो वो फिर ये क्या नाम है? यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ किडनी, दिस इज़ यूरेटर, ठीक है। फिर ये गोल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। और यूरिनेशन के हम बोलते हैं ना, यूरिन का रिलीज किस कॉल यूरिनेशन, उसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। तो हमारे पास पूछे अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो 4 चीज़ें आप लिखोगे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये चारों मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं हमारे यहाँ। सपोज करो एक किडनी है, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इसका जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, ये वाला लेयर, इसी का मैं लिख दिया है आउटर कॉर्टेक्स है ये। और इनर रीजन को बोला जाता है मेड्यूला, ठीक है। तो आउटर इज़ कॉर्टेक्स, पूरा बाहर का लेयर, और इनर वाले को सारे को बोलते हैं मेड्यूला। इसमें एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से कि ये रेनल वेन या रेनल आर्टरी, मतलब ब्लड वेसल्स निकलते हैं या बाहर जाते हैं। किडनी में एंट्री का पॉइंट, मतलब उसको ये वाला सपोज लो ये है, जिससे कि सब कुछ अंदर जा रहा है, उसे बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं? हीलम, HILUM। और ये फिर जिस ओपन स्पेस में एक खुलता है उससे बोलता है पेल्विस, PELVIS, पेल्विस। तो ये हीलम होता है, होल है, और उसके थ्रू पानी, सॉरी, जो भी हो, ब्लड हो या वेस्ट हो, जो यूरिन इकट्ठा हुआ, वो सब अंदर घुसते हैं इसी पॉइंट से। इस पॉइंट को बोला जाता है हीलम। और जब वो अंदर घुसता है तो जो सामने खाली एरिया बनता है उसको बोला जाता है पेल्विस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी। अभी जो किडनी होता है
इसके अंदर ये जो मेडुला वाला पार्ट है या कॉर्टेक्स, इन सब में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे एक्चुअली में क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ ह्यूमंस, इसमें होता है वो। और उस एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो होता क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। वी से दैट बोमेंस कैप्सूल। अभी जो नेफ्रॉन जो होता है किसके अंदर है, किडनी के अंदर। ये जो थोड़े थोड़े लाइनिंग दिखा रहा है, ये सब मिल के बने हुए हैं किस चीज़ से, पूरे किडनी में ऐसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, जो कि क्या करता है, नेफ्रॉन का काम करता है। ठीक है, तो इकट्ठा होता है और वही सारे मिल के किडनी क्रिएट करते हैं। अब किसी एक नेफ्रॉन की बात करोगे तो उसका एंट्री पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कप शेप में होता है। इस कारण उसको बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। इसमें ब्लड को लेके आने वाला एक आर्टरी होता है जिसको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड को लेके आता है। फिर उसका यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब यूजफुल चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी और फालतू चीज़ें पास कर देता है। किसके थ्रू, एक दूसरा आर्टरी होता है जो इस ब्लड को लेके जाता है, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ये था एफरेंट, दिस इज़ एफरेंट आर्टरियोल। और वहाँ से फिर एक दूसरे हॉरिजॉन्टल पाइप में जो घुसता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर ये नीचे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में आएगा, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। इन सब का मकसद है, कहीं पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कहीं पे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब पर्पस है। ऐसा ही स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और प्रॉक्सिमल के बाद फिर एक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आएगा ब्लड का या ब्लड वेसल्स का, उसे बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहीं पे फाइनल जितना भी एब्जॉर्ब करना हो, रिलीज़ करना हो, सब कर देते हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, जो कि यूरेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो एक नेफ्रॉन जो होता है किस किस चीज़ का बना होता है, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जिसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल डीसीटी बोलते हैं। और ये इकट्ठा करता है चीज़ों को कलेक्टिंग डक्ट में, और ये सब जाकर मिलते हैं किसमें, यूरेटर में। ठीक है, तो दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन के प्रोसेस को भी समझाया है। ब्लड जो होता है पहुंचता है किडनी में किसके थ्रू, एफरेंट आर्टरियोल से, मैंने बताया भी था आपको। अब देखो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल और ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, इन सबको टुगेदर बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो बोमेंस कैप्सूल प्लस एफरेंट, ये सब मिलके क्या करता है, ग्लोमेरुलस। वही चीज़ मैंने एक बार सबसे बता दिया कि ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल से, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बोमेंस कैप्सूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ब्लड जो होता है पास करता है एफरेंट आर्टरियोल से। ठीक है, और ये पीसीटी, एलओएच और डीसीटी, यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, साल्ट वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको लूज़ नहीं करना है हमें। फाइनली यूरिन जो होता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग से फिल्टर ज्वाइन किसको कर लेता है, यूरेटर को। ठीक है, और यूरेटर कहाँ इकट्ठा करेगा, सुसु को, जो हम लोग सुसु कर लेते हैं, यूरिन प्रोडक्शन करते हैं, राइट, वो इकट्ठा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर मस्कुलर वॉल्स होते हैं। ठीक है, और वही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हमें वो फील आती है कि हमें एक्सक्रीट करना चाहिए, यूरिन डिस्चार्ज करना चाहिए, एंड दैट इज़ डिस्चार्ज थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, एंड दिस यूरिनेशन प्रोसेस इज़ कॉल्ड मिक्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं, मिक्च्यूरेशन। आप देखिएगा एक बार, समझ में आ जाएगी चीज़ें। ब्लड आता है, यूजफुल चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फालतू की चीज़ें यूरिन बन के एफरेंट से प्रॉक्सिमल में आती है, फिर प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, यूजफुल चीज़ों का। और जो सबसे बाद में यूरिन जिसे बोलते हैं, जिसको बिल्कुल कुछ एब्जॉर्ब नहीं करना है, या कलेक्टिंग डक्ट में से थ्रू यूरेटर में चला जाता है। तो दिस इज़ हाउ द एक्सक्रीशन हैपन्स इन ह्यूमंस। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
O2 डिफ्यूजेज आउट थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। सम वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि उसको प्लांट सेल है तो मोटे मोटे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल्स खाली, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो सकती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, वो वेस्ट को इकट्ठा करता है, ठीक है। आप देखते हो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। पेड़ों के पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्योंकि उसमें अंदर भी एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है। इकट्ठा करते करते साल में एक बार वो बहुत ज़्यादा ग्रीन से क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है उसका। ये इसी कारण पत्ते झड़ते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि साल में एक बार पत्ते झड़ते हैं, तो यही चीज़ है। वो गंदगी इकट्ठा होती रहती है और वो साल में एक बार झड़ जाती है। फिर आप देखते हो कि बहुत सारे गम्स, रेजिन्स, ये सब प्लांट्स के क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होते हैं। जो बहुत सारे स्टिकी सब्सटेंस वगैरह रिलीज़ होते हैं, देखते हो बहुत सारे पेड़ों पे बहुत ही चिपकने वाला सब्सटेंस होता है, वो सब क्या है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है। भले ही वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है, गम्स एंड रेजिन्स वगैरह। बहुत सारे पेड़ों में देखोगे जो उसके बार्क्स होते हैं, छाल जो होते हैं, वो भी अपने आप गिर जाते हैं। तो वो भी क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा गंदगी इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। So this is the method, different methods through which the excretion in plants happens. So these are the life processes which you had to study. So let me close this video and we'll save some question and answers or test papers on this one. Then we'll move on to the next chapter of your biology section, that is about control and coordination. Brain और hormones के बारे में पढ़ेंगे. Okay, thank you.